आने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय सर्वनाम। कल हमने पढ़ लिया था पहला अध्याय संज्ञा। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, प्रयोग आने वाले शब्दों को सर्वनाम। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। बार बार संज्ञा शब्द के दोहरान से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम किसी व्यक्ति का नाम लेके कह दें कि राम लक्ष्मण का भाई था और लक्ष्मण राम के साथ वन में गए थे। इस प्रकार बार बार राम राम न हम उसका प्रयोग करके हम ऐसा कह दें कि राम लक्ष्मण का भाई था और लक्ष्मण उनके साथ गए थे, तो उनके शब्द आ गया। तो ये सब होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस कारण होता है कि वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य भद्दे लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगे। अब सर्वनाम की देखिए 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक की परिभाषा देखिए, व्यक्ति प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वक्ता को केंद्र में रखा जाता है और इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला हमेशा उत्तम ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को मध्यम या अन्य नहीं कहेगा, वह तो कहेगा मैं ही उत्तम हूँ। तो इसलिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखिए, मैं, हम, हमें, मुझको, हमको, हमारा। मैं उत्तम हूँ तो बातें किससे करूँगा? आपसे, तुमसे। तो आप हो मध्यम पुरुष। अब पहला उत्तम पुरुष, दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, ये सब आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। तीसरा है अन्य पुरुष। मैं और तुम, हम दोनों मिलके, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलके किसकी बातें करेंगे? अन्य व्यक्ति की। तो अन्य पुरुष के शब्द होते हैं वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उसने और उन्होंने। मैं आपसे कहूँगा कि उस लड़के ने ऐसे किया, ठीक है ना। तो आपको पूछें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलने वाला है वो उत्तम है, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम में दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक या संकेतवाची सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों और प्राणियों का, जैसे हमारे पास कोई मकान, जैसे हमारे पास कोई खड़ा है या हमसे दूर खड़ा है तो हम संकेत के माध्यम से बताएंगे। वह दूर के लिए वह कहेंगे वह, और जो समीप है उसके लिए हम कहेंगे यह होशियार है, यह बड़ा समझदार है, बड़ा बुद्धिमान है। और दूर देखेंगे तो कहेंगे वह। तो जैसे यह, वह, ये, वे, यह तुम्हारी पुस्तक है। अब देखिए इसमें एक बात निश्चित कर लीजिए कि अन्य पुरुष व निश्चयवाची या संकेतवाची सर्वनाम में अंतर क्या है। मोहन मेरा भाई है, वह गुजरात में रहता है, तो ये आ जाएगा अन्य पुरुष में। और यह मेरी पुस्तक है और वह आपकी पुस्तक है, ये आ जाएगा निश्चयवाची सर्वनाम में। अब तीसरे नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का आभास हो किंतु उसकी संज्ञा इन नाम का बोध नहीं होता है तो वहाँ अनिश्चय सर्वनाम होता है। जैसे हम कहते बाहर कोई खड़ा है तो कोई, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय। आभास तो है कि आया है कोई, परंतु उसका निश्चित बोध नहीं है कि कौन आया है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्तियों के लिए, प्राणियों के लिए आता है और कुछ वस्तुओं के लिए। अब देखिए
कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का बोध कराता है। हम जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें ये कोई, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। खड़ा है तो हमें पता चल जाएगा प्राणी। दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ ये भी अनिश्चयवाची सर्वनाम का ही उदाहरण। तो कुछ यानी कुछ वस्तु गिर गई होगी। और नंबर 4 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप मुझसे क्या चाहते हो, तो कौन, क्या, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। 5वां है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक के अपनेपन का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम तो है लेकिन अपनेपन का यानी निज यानी अपना, उसका बोध कराते हैं तो वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, यहाँ पे अपनी लिखा है, स्वयं के बारे में लिखा हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का होगा। और मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष। मोहन यह काम खुद कर लेगा, खुद ये भी निजवाचक सर्वनाम है। वह यहाँ स्वयं आया था, स्वयं ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मोहन का अपना लड़का तो कहीं बाहर गया है, अपना लड़का, मोहन का अपना, ये तो अपना शब्द भी निजवाचक सर्वनाम है। मोहन अपने आप ही गया, आप ही, अपने आप, तो ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह काम अपने आप कर लूँगा, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब एक बात नोट कीजिए आप कि कभी कभी आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो यहाँ देखिए आप और आपने, यहाँ पे आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और 6ठा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और जिस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो ये जो शब्द है वो आधारित है कि वह सफल होगा, तो इसका उपवाक्य कौन सा है, वह सफल होगा। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो परिश्रम करेगा तभी सफल होगा, तो ये इसका जो करेगा सो भरेगा। यहाँ सो से तात्पर्य है वह से। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया, इसमें एक उपवाक्य भी होता है। धन्यवाद।